जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित महेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले मैं आप 2 लेक्चर ले चुका हूं। लेक्चर फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लेक्चर सेकंड है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले आप उन दोनों लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखना, क्योंकि वो दोनों लेक्चर में बहुत ही विस्तार से बताया। देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहले बात करेंगे प्रस्तावना की। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विशेष के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। इसके जो तत्व हैं वो विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो कुछ मूल बातें ली गई हैं, वो कुछ बातें तो विदेशी संविधान से ली गई हैं और कुछ बातें जो हमने अपने आप से इम्प्लीमेंट की हैं अपने संविधान में। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें और 97वें संविधान संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। यानी कहने मतलब यह है कि मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा ये है, जैसे कि आपको कोई घर है, उसकी जो नींव है या जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके अंदर मेज कुर्सी या बेड वेड रखे हैं, आप जब चाहें उसे वहाँ से कोई मेज यहाँ रखी है तो उसे हटा के यहाँ रख सकते हैं, और ये मेज आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर कोई रखा सामान आप यहाँ रख सकते हैं। लेकिन जो इसकी बाहर की बाउंड्री है आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ऐसे इसमें कहा गया है कि जो मूल ढांचा है उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, चाहे उसके अंदर आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो। यही बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है वो बहुत ही लंबा लिखित संविधान है। जैसे अमेरिका संविधान अलिखित, जैसे ब्रिटेन का संविधान। जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, अलिखित संविधान क्या है, ब्रिटेन का है। भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद और समग्र विस्तृत दस्तावेज है। आप देख सकते हैं जैसे कि मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, यानी कि एक प्रस्तावना हो गई, 395 अनुच्छेद हो गए और 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है और 465 अनुच्छेद है जो कि 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूची। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भाग 4 कै, 9 कै, 9 कै और 14 कै जोड़े गए। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। यानी कि जो भी विश्व में जितने भी संविधान है ना तो उसमें अनुच्छेद हैं इतने और ना ही अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण है, भारत का विस्तार और विविधता है, यानी कि भारत में बहुत ही डाइवर्सिटी है। वह है ऐतिहासिक, और इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत ही विस्तृत था। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो संविधान था ये अब हटा दिया गया है धारा 377 के तहत। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। यानी जो हमारी संविधान सभा थी उसमें विशेषज्ञ बहुत सारे जो कानूनविद थे वो सब संविधान सभा में उपस्थित थे संविधान बनाने के टाइम पर। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया था उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। नंबर 2 देखते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। जो भारत का संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से विहित है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों से लिए हैं। के संविधानों में भारत शासन अधिनियम 1935 से भी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा है कि जो विश्व के जितने भी संविधान थे हमने अधिकांशतः उन संविधानों को पढ़ा, उनमें से जो भी लगा कि ये हमारे देश के लिए सुटेबल है वो हमने ले लिया। इसलिए इन्होंने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद, यानी कि उन्हें फिल्टर करने के बाद ही लिया गया है, बनाया गया है।
संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि जो इसका अधिकांश ढांचा है वो जो भारत शासन अधिनियम था 1935 उससे लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिए हैं। जो डीपीएसपी है, ये क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए हैं आयरलैंड से। और जो ये है क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है एफडी से बोलते हैं, ये है अमेरिका से। फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक तरह से ये मौलिक अधिकार अगर जैसे कि अगर देश में राष्ट्र कुछ शासन मतलब आपातकालीन कुछ व्यवस्था होती है तब भी फंडामेंटल राइट लगे रहते हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश भाग हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी जो संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका का और विधायिका का जो ये कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी कि जो अब रूस है। ये बताइए यूएसएसआर का जो विघटन हुआ है वो कब हुआ था? वो 1991 में हुआ था। और कितने देशों में हुआ था? वो 15 देशों में हुआ था। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। देखते हैं नम्यता और अनम्यता का समन्वय क्या है। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। कठोर या अनम्य संविधान से उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। जो कठोर संविधान होता है, जो अनम्यता होता है, उसमें जो विशेष बहुमत से जो संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी से जो बिल पास किया जाता है, उसे ही कठोर या अनम्य संविधान कहते हैं। लचीला एवं नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही है जैसे किसी आम कानूनों को के निर्माण में, जैसे ब्रिटेन का संविधान। और ये जो है विशेष प्रक्रिया का जो संविधान है नम्य और कठोर जो था वो अमेरिका संविधान है। भारत का संविधान तो लचीला हो ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। वह बात करते हैं, नंबर वह क्या है वह देखते हैं। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए कि भारत है, भारत का जो अरुणाचल वाला प्रदेश है, ये अगर भारत चाहता है कि इसे चाइना को दिया जाए तो उसके लिए जो भारत की संसद है उससे एक जो बिल है वो पास कराना पड़ेगा, और वो भी विशेष बहुमत यानी कि 2/3 मेजोरिटी से। और जितने भी हमारे राज्य हैं उसके आधे पे ना 51+ से, यानी जितने भी उसके हैं 50% + 1 से वो अनुमोदन स्वीकृत होना चाहिए, तभी भारत ऐसा कर सकता है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो आम होते हैं, तो वो संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। फोर्थ देखते हैं, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, यानी कि यूनियन। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्वि सदनात्मक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन हो गए। आगे बात करते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सब भारत की एक एकात्मक है। यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे जब आपातकाल लगता है तो जितने भी राज्य हैं वो सब जैसे एक यूनियन यानी केंद्र सेंटर के अंतर्गत आ जाते हैं। संविधान का लक्ष्य अगर इसकी बात शुरू से देखते हैं, इसे बात करते हैं, एक सशक्त केंद्र है, यानी कि जो हमारा सेंटर है वो एक सशक्त केंद्र है, और एक संविधान है, हमारा एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, 1 सिटीजनशिप है। उस जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए में राज्य के
सदस्यता मतलब नागरिकता अलग होती है और सेंटर की नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता होती है। संविधान का लचीलापन, संविधान कहीं कहीं आपने देखा होगा कि संविधान का एकदम आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर 2/3 मेजोरिटी से संशोधन करना पड़ता है। और एकीकृत न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है, आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के ऊपर जो जितने हाई कोर्ट है उसके ऊपर होता है हमारा माए बाप सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई केस जाता है वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, अगर जैसे कि हाई कोर्ट से कुछ केस ऊपर जाते हैं तो वो सबका माए बाप होता है न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि आप देख सकते हैं कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, तो वो कौन नियुक्त करता है? केंद्र नियुक्त करती है। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं IAS IPS, ये सब अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। और आपातकालीन प्रावधान, जैसे कि मान लो आपातकालीन प्रावधान में जैसे चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपातकाल की स्थिति आपातकालीन घोषणा कर सकती है। तो तब क्या होता है, जितने भी राज्य होते हैं, राज्य की शक्ति सब केंद्र के अंदर निहित हो जाती हैं, तो वहाँ पर एकीकृत प्रावधान हो गया। आगे देखते हैं, फिर भी संविधान में कहीं भी संज्ञा शब्द का यानी कि संज्ञा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे संविधान में कहीं भी संज्ञा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ से है के रूप में किया गया है, यानी कि जो भारत है वो एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला है भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी कि जो भारत है वो ये नहीं है कि हाँ जी कि विभिन्न राज्यों से मिलकर कोई भारत बना है। ये जो भी है भारत के ही अंदर है, दूसरा किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि मान लीजिए जैसे आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर कहता है कि हमें अलग कर दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी राज्य भारत के अंदर है वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, जो भारत है ये जो है राज्यों का संघ है, और जो ये भारत बना है ये कोई भी राज्यों के समझौते से नहीं बना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि USA के 50 स्टेट ने मिलकर USA का निर्माण किया है, ऐसा नहीं है। भारत एक जो बहुत बड़ी व्यवस्था है उसमें ही सारे राज्य उसके अंतर्गत निहित हैं। और दूसरी है कोई भी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता है। जो भारत क्षेत्र है उससे अलग नहीं हो सकता, उसका कोई अधिकार नहीं है स्वयं से अलग होने का। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मा की भावना में संघ अर्थात KC वेरे ने कहा है, वारगेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ये क्वेश्चन आता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने कहा है भारत के संविधान को? तो वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो ये आइवर जेनिंग्स वैन ने। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनविल ऑस्टिन और आइवर जेनिंग्स। 5 देखते हैं, सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया गया है, यानी कि जो अमेरिका में वो तो अध्यक्षीय प्रणाली है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो सब कुछ निहित है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, और यहाँ पर क्या होता है संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है, और उसके ऊपर जो होती है वो UK की महारानी होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, यूपी मतलब हमारे भारत में भी ऐसा होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के सबसे ऊपर कौन होता है? माए बाप राष्ट्रपति। लेकिन अधिकांशतः जो राष्ट्रपति के नाम पर काम करता है प्रधानमंत्री, लेकिन जो एक्चुअल काम देखता है तो वो प्रधानमंत्री देखता है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के बेस्ट मिनिस्टर या के रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं भी निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये संसदीय प्रणाली है ये केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में। आप देख सकते हैं राज्य में राज्यपाल होता है और एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो भी राज्य के काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं, और कौन करता जो एक्चुअल में कार्य करता होता है तो वो मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक व नामात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, यानी कि जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसकी सत्ता होती है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, जो विधायिका होती है
उसकी जो कार्यपालिका होती है उसके समक्ष संयुक्त जवाबदेही होती है। विधायिका का मतलब ये होता है ये लोग तो बिल बनाएंगे और ये इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं कार्यपालिका। इन्होंने बिल बनाया, इनको उस जो बिल को है उसका कार्यान्वयन करना होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारत संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी होता है, यानी कि यहाँ पर चुना जाता है और यहाँ पर उत्तराधिकारी होता है, यानी कि महाराजा का बेटा महाराजा यानी महारानी की जो होती है वही यहाँ की उत्तराधिकारी होती है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि राजनीति के जानकर इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। जो ये संसदीय व्यवस्था होती है, अगर ये क्वेश्चन आए कि संसदीय व्यवस्था को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। जो संसद की संप्रभुता है उसका जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। और भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को भी संशोधित कर सकती है। नंबर 7 देखते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। जो भारत की न्यायपालिका है, आप देखेंगे एकीकृत का मतलब तो ये हो गया, नीचे से अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, ये तो हो गया एकीकृत न्यायालय। और स्वतंत्रता भी है ऐसे, ये जब चाहे जिस भी केस को अपने पास बुला सकती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है, ये स्वतः संज्ञान ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालय को एक एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि हम अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। यानी केंद्र स्तर पर तो जो कानून होते हैं तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, और जो राज्य स्तर पर और स्टेट पर होता है तो वो हाई कोर्ट होता है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है और संविधान के संरक्षक की तरह भी कार्य करता है। जो संविधान में अगर कहीं संविधान में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, उस सबका भी संरक्षक है, संविधान का भी। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, न्यायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। यानी कहना मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट है उसको उसके जो खर्च होते हैं तो वो कहीं से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि। मतलब क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो खर्च होते हैं वो कहाँ से ले जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से। और दूसरी बात, इसके जो सेवानिवृत्ति के बाद इस पर रोक लगी हुई है कि सेवानिवृत्ति होने के बाद भी आप कहीं भी किसी अदालत में कामकाज नहीं कर सकते, यानी अदालत में आप सुनवाई या केस नहीं ले सकते हैं। वो अवमानना के लिए दंड, यानी कि कहने मतलब ये है कि अगर किसी ने संविधान का उल्लंघन या सुप्रीम कोर्ट का
बात की उल्लंघन किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की अवमानना करना कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन न करना अवमानना कहलाता है। वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। जो कार्यपालिका है इससे इसे अलग रखा गया है। कार्यपालिका कौन होती है? कार्यपालिका वो होती है जो जो विधायक होते हैं, जो लॉ होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने वाली होती है कार्यपालिका। मौलिक अधिकार की बात करें, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वो हैं 6 का वर्णन किया गया है। ये अधिकार निम्न प्रकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 78, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। यहीं पर आता है राइट टू मैरिज। अब ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि राइट टू मैरिज किस एक्ट के तहत आता है, तो वो आता है किस के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इन सबको आगे देखेंगे, सबको एक एक बारे में एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ा जाएगा आगे। नंबर 5 है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रेक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि कितनी प्रकार की रिट होती हैं, तो हम देख सकते हैं 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रेक्षा व उत्प्रेषण। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है। ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है, यानी कि संसद जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है। यानी जो आर्टिकल 20 और 21 हैं इन्हें छोड़कर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं ये सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं, यानी स्थगित हो जाते हैं। की राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी। इन सब के बारे में बात करेंगे, कितने आर्टिकल्स गांधीवादी में हैं, कितने उदारवादी में, कितने सामाजिकवादी में, इन सब में बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्वेश्चन ये आता है कि जो डीपीएसपी है इसका क्या उद्देश्य है, तो भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप लागू नहीं किया जा सकता। जो मौलिक अधिकार है उनकी तरह इन पर कानूनी रूप लागू नहीं होता है। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वे कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं, इसलिए इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। अब देखते हैं मिनर्वा मिल्स केस क्या है। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। भारतीय संविधान की नींव है ना, वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक डीपीएसपी के संतुलन पर रखी गई है। आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्य की जब आपको कुछ राइट दिए गए हैं संविधान की तरफ से तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी तो करता है कि आप संविधान के लिए कुछ करें, तो ये उसके लिए मौलिक कर्तव्य है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं उस यूएसएसआर से। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो स्वर्ण सिंह समिति है, याद रखना कि स्वर्ण सिंह समिति किसके लिए बनाई गई थी? मौलिक कर्तव्य के लिए, के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा।
संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क्या है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य यह होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे। यानी कि जो भी हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित की गई है उसको संरक्षित करे और उसका संरक्षण करे। सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज या देश के लिए अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की डीपीएसपी की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि इन पर कोई कानून, अगर इनका उल्लंघन होता है तो इन पर कोई कानूनी रूप लागू नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि मौलिक कर्तव्य अगर अगर क्या बोलते हैं, मूल अधिकार अगर हनन हो रहे थे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे आर्टिकल 32 के तहत। नंबर क्या रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। जो भारत का संविधान है वो जो धर्म है, भारत का संविधान कहता है कि तुम अपने धर्म को किसी भी तरह मना सकते हो, उसका पालन कर सकते हो। इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। यानी कि जो भारत का संविधान है वो किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, कि भारत में यही धर्म है, इस तरह से कुछ इसमें नहीं कहा गया है संविधान में। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। नंबर 1, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जो 1976 का, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और कौन जोड़ा गया? प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जो प्रस्तावना है वो हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा की, आपकी मर्जी है कि आप ईसाई धर्म या जो भी करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आप पूजा अर्चना कुछ भी कर सकते हो, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा सकते हो, मूर्ति पूजा कर सकते हो, जो आपकी इच्छा के अनुसार है, जो भी है आपका फेद है। आप किसी को भी भगवान को मान सकते हो, विष्णु, जो भी तुम्हारे ईसाई धर्म जो भी हो, तुम उसमें अपना फेद या विश्वास दिखा सकते हैं। इस सब की आपको स्वतंत्रता है। 3 पे बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उससे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो उसे कानून के समक्ष समान समझा, यानी कि चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई एक रेडी लगाने वाला हो, दोनों के बीच समान, मतलब कानून के सामने दोनों समान है। बात करते हैं, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी को भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लो अगर ये मुस्लिम धर्म से है, ये ईसाई धर्म से है, सिख धर्म से है, तो उसके ऊपर आपको भेद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म समान है संविधान में। आगे बात करते हैं 5वां, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो गवर्नमेंट नौकरी है, उसमें सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। अगर आरक्षण को छोड़कर, आरक्षण तो उसे छोड़ दीजिए, और उसके अलग आप देखें, अगर आपको 172 अगर आपकी हाइट चाहिए तो वो सबके लिए बराबर है कि 172 हाइट चाहिए तो चाहिए नौकरी के लिए। नंबर 6 बात करते हैं, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप स्वतंत्र हो कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आप किसी की पूजा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप इसके लिए स्वतंत्र हो आर्टिकल 25 के तहत। नंबर 7 देखते हैं, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। यानी कि जो आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक समूह है तो वह अपने अनुसार उस धर्म का मैनेजमेंट कर सकता है। 8 कहता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कि मान लीजिए कि आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति विशेष प्रचार के लिए किसी प्रकार की बाध्य नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति कहने लगा बी से कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए या हिंदू धर्म अपना लीजिए, तो इस तरह का कोई बाध्य नहीं करेगा आर्टिकल 27 के तहत। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी सरकारी संस्थान जिसमें गवर्नमेंट या
गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो जाते हैं जहाँ पे सरकारी थोड़ा बहुत सरकारी खर्च से स्कूल चलता है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसलिए निषेध करता आर्टिकल 28। आर्टिकल 10 के पॉइंट 10 की बात करते हैं। नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है कि जो भी भारत के नागरिक है उन्हें अपने भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 11 की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी एस सी एस टी ओबीसी अपने धार्मिक समूह का संस्थान बना सकते हैं, जो जहाँ पर शैक्षिक संस्थान यानी शिक्षा दी जाती है तो वो बना सकते हैं, उन्हें अपने अनुसार संचालन कर सकते हैं। ये उन्हें अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगी। यानी कि जो राज्य है वो सभी नागरिकों के लिए समान लाभ बनाएगी। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म जो चर्च है और राज्य जो राजनीति के बीच अपूर्ण लगाव रखती है। यानी कि जो पश्चिमी अवधारणा है वहाँ पर धर्म व राजनीति दोनों अलग अलग है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं। जो ये नकारात्मक अवधारणा है ये भारतीय परिवेश में लागू नहीं होती है, जो पश्चिमी अवधारणा है, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप में से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को अपनाया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। पॉइंट 12 देखते हैं। सार्वभौमिक बहिष्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक बहिष्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन और 1988 के द्वारा मतदान की वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप देख सकते हैं कि जब आप 18 वर्ष को जाते हैं तो आप अपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये 18 वर्ष से आप वोट डाल सकते हो। देश के वृहद आकार, जनसंख्या व उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम मताधिकार को संविधान में शामिल करने का एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग किया था। आप देख सकते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे भारत में बहुत ही कम साक्षरता थी, यानी कि पढ़े लिखे कम लोग थे। तो इसी वजह से वहाँ पर कि जो वोटिंग सिस्टम का राइट है तो वो सबको समान दिया जाना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या गरीब हो, कुछ भी हो, उसके लिए समान वयस्क मताधिकार होना चाहिए। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। सही बात है, क्योंकि जब आदमी के पास वोटिंग राइट होगा तो वो उसका सीना स्वाभिमान के साथ ऊंचा रहता है। तो इसी वजह से जो आम जनता भी है उसमें उसके स्वाभिमान में वृद्धि हुई है। समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। सिंगल सिटीजनशिप। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता है अर्थात भारतीय नागरिकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए में राज्य की अलग होती है और यूएसए की देश की कंट्री की अलग होती है और राज्य की स्टेट की अलग होती है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत की सिर्फ एकल नागरिकता होती है। और अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि उस जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता भी होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार। बात करते हैं भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता सिवाय किसे छोड़कर जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं। और जम्मू कश्मीर तो अब इसमें आ ही गया, शामिल हो गया आर्टिकल 377 हटने के बाद।
सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? जब जातियां आपस में लड़ाई करती हैं तो उसे सांप्रदायिक दंगे कहते हैं, जो धर्म के नाम पर किए जाते हैं। वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। स्वतंत्र निकाय की बात करते हैं। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। जैसे बात करते हैं, नंबर है संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग है। वह बात करते हैं राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण करने के, यानी कि उनका लेखा जोखा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग है, जिसे कैग बोलते हैं। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। सह की बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्र सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराता है। अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, यानी कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मामला है तो उस पर भी राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। कौन? यूपीएससी। यानी कि जैसे कि सीसेट लगाना है, नहीं लगाना है, इन सब के बारे में। तय की बात करें राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। यानी सेम ही है, जैसे सेंटर में होता है वैसे राज्य में होता है। विभिन्न प्रावधानों तथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा और शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय हैं आदि हैं। कालीन प्रावधान नंबर 15 पे है। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो पहले बात देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध, आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति व्यवस्था, आर्टिकल 352 के अनुसार। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, 365। यानी 2 तरह का लग सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, यानी कि जो राज्य है वहाँ पर जो सरकार है उसके अनुसार वो सही से अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है, यानी कि शासन करने में असफल है, तब भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अनुसार। और जैसे कि मान लो केंद्र ने कोई निर्देश दिए हैं, कोई बिल पास किया, उसके अनुसार नहीं, वो राज्य सरकार उसे नहीं मान रही है, तब भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 365 के अनुसार। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। भारत की वित्तीय स्थिरता या वित्तीय संकट में हो तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। एक बार आ गया था 1990 के दशक में, 1990 के दशक में ये ऐसा एक बार स्थिति बनी थी, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं था राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ सॉरी, वित्तीय आपातकाल ऐसा लगा नहीं था कोई वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। यानी कि जब ये आपातकाल लगते हैं तो जो भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, वो सारे केंद्र के अंतर्गत आ जाते हैं, सेंटर के अंतर्गत। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। यानी कि जब ये आपातकाल लगता है तो जो भारत का जो ढांचा संघीय है वो एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक द्वितीय विशेषता है। अब बात करते हैं 16 थ्री टायर सिस्टम। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था केंद्र व राज्य थी। संगठन के संबंध में प्रावधान केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी भी और संविधान में नहीं है। आप देख सकते हैं जो 3 टायर सिस्टम होते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी,
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब भारत में है और किसी देश में नहीं है ऐसा सिस्टम। नया भाग 9वां जोड़ा गया एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारें को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान पर एक नज़र, मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित महिंद्रा क्लासेस पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लेना और अपने आप से देख लेना और बारीकी से आगे देखते हैं। बात करते हैं सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में इस प्रकार किए गए। नंबर 1, इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत। नंबर 2, इसने एक नया राज्य DPSP तत्व जोड़ा जो सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए है, अनुच्छेद 43B। 3 है, इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जो सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243Z से लेकर 243ZT तक है। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से आर्थिक मजबूती के साथ साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर राज्य सरकारी समितियां तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब संविधान की आलोचना देख सकते हैं। भारत का संविधान जैसे कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया, अंगीकार किया गया है, की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। नंबर 1 पहले देखते हैं, तो किसी भी चीज़ का आलोचना करते समय जो भी ये आलोचक होते हैं ये बहुत ही डीपली उसे स्टडी करते हैं, उसी के बाद आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी उनके मन में आया वो आलोचना कर दी। पहले देखते हैं एक उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान ने नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधारी की एक बोरी है अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी है। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण है एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए है कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया है। यानी कहने वाला ये है कि जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने सब देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके बाद जो भी भारत के लिए सुटेबल लगा उन्होंने उसे भारतीय संविधान में डाल दिया। उपरोक्त आलोचक का उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान सभा में कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए हैं जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बने। उनका कहने का मतलब ये है कि जिस समय हमारा भारतीय संविधान बन रहा था उस टाइम से उससे पहले USA का संविधान बन चुका, वो भी 100 साल हो गए थे। अब आप देख सकते हैं कि आज की दुनिया में आप ही देख लीजिए, कंपटीशन में अगर आप आ रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हो तो आपको कंपटीशन इतना करना होगा बहुत ज़्यादा। आपका चैनल चले ना चले, तो वही उस टाइम पे था कि इस टाइम पर चैनल पर नया क्या है, कुछ नहीं आया, मतलब जो आप डालोगे वही सब कुछ हर कोई डाल रहा है। तो वही उस टाइम पर था कि जो भारतीय संविधान था 100 साल पहले लिखित संविधान आया था। तो उन्होंने जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने कहा कि इस टाइम पर कोई भी नया नहीं आ सकता है संविधान में, तो इसी वजह से उन्होंने उसका उत्तर दिया था। इसका अनुसरण करके देशों ने किया है और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विशेष क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है उसमें गलतियों को दूर करने और देश के रूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण है कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है।
तो पर कहते हैं 1935 के अधिनियम की कानून कॉपी है, कुछ आदमी कहते हैं। देखते हैं, आलोचकों ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। फिर उसका ही संशोधित रूप, उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स, ब्रिटिश संविधान वेता है, ये ने कहा है कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः फिर आर डी देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गए हैं, यानी कि जो वोटिंग सिस्टम राइट है वो उसमें जोड़ दिया गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, उधार लेने में कुछ भी लाजास्पद नहीं है। उनका कहना है कि किसी चीज़ का उधार लेना मांग तो ये कोई हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एक अधिकार या पेटेंट राइट नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव विवरणों से संबंधित हैं। के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय है या भारतीयता का विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस हनुमथैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुनकर रह गए। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा है। लक्ष्मी नारायण साहू, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, का कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उनमें प्रकट नहीं होती है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब तक चल रहा है हमारा संविधान। नंबर 4 पे बात करते हैं, गांधीवादी से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधारों पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमथैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे और न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य, इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना था, साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। उनका कहना है, महाकाय कि भारत का संविधान बहुत ही बड़ा है, भीमकाय है, ये सब कहना है। अनावश्यक तत्व भी समृद्ध, यानी कि इसमें कुछ बिना काम की बातें भी डाली गई हैं। सर आनंद सिंह, एक ब्रिटिश संविधान वेता, के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी भारतीय संविधान में विचार लिए गए हैं बाहर से, वो सही नहीं है भारतीय संविधान के लिए। यार हमारा देश है, हमारे अनुसार हमें हमारे देश के लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और संविधान सामान्य रूप से कहे तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.वी. कामत संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, प्रस्तावना जिस क्रीड का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है, यानी जो हमारी प्रस्तावना वो एक हाथी की तरह है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। भाई सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा, तो वो सर आइवर जेनिंग्स हैं। इस संदर्भ में एच.के. माहेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है।
अदालतों की ओर से अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह बात यह मुकदमे की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य PR देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो, यानी जिस पर रैपिंग की जाती है वाला ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी इतने अधिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवन स्पंदयुक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। हम शब्दों और शब्दों से लद गए हैं जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मेरा टेलीग्राम अमित महिंद्रा क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर इन लेक्चर की PDF मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।